गुड इवनिंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का फूड टेक स्कॉलर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो क्रीज के बारे में। जैसा आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि हम लोग कई क्लासेस कर चुके हैं इसके बारे में, तो उसी प्रकार से आज भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे भैया, कवर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये क्लासेस उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली अपकमिंग एग्जाम जैसे फसाई CFSO हो गया, TO हो गया, फसाई असिस्टेंट हो गया, या फिर किसी भी स्टेट FSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्लासेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जो फूड टेक स्कॉलर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो इनिशिएटिव है हमारे मेन एग्रीकल्चर चैनल एग्रीकल्चर एंड GK कोचिंग का एक इनिशिएटिव चैनल है। ये एग्रीकल्चर एंड GK कोचिंग का ऑफिशियल ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसको क्या करें आप लोग डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इसमें जो आवर कोर्सेस हैं, मतलब इसमें डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट कोर्सेस आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और वहीं पे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। कुछ आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी क्या है मिल जाएंगे। साथ ही साथ बात करें तो फ्री क्विजेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ICR के नोट्स, साथ ही साथ आपको जो एग्ज़ाम होने वाले यानी अपकमिंग एग्ज़ाम है या अभी रन मतलब होने वाले हैं, तो उनके सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो IT पे क्लासेस होती हैं उनके आपको PDF नोट्स यहाँ मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या हो चुके हैं उनके यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया है, या फिर क्या करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से भी इसे क्या कर सकते हैं भैया, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर का। इसे जो स्टूडेंट खासकर जो नए हैं वो इसे तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ क्या करें, दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि which sampling techniques is preferred for microbiological analysis, मतलब जो सूक्ष्म जीव विज्ञानी विश्लेषण के लिए कौन सी नमूनाकरण तकनीकी को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, क्या है, कौन सी जो सैंपल होता है, कौन सा माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस का जो सैंपल होता है, यानी जो सैम्पलिंग टेक्निक है, किसको प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफर्ड किसको किया जाता है, प्राथमिकता किसको दी जाती है। चलिए देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग या स्वीकृत नमूनाकरण। ठीक है, क्या भैया, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, इसका क्या मतलब होता है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं जान लेते हैं। बात करें किसकी, ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या लिखा था, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ये क्या है भैया, एक स्टैटिकल मेजरमेंट है जो क्या करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है। क्या है ये स्टैटिकल, क्या भैया, स्टैटिकल मेजरमेंट
यूजनीड कहाँ पे यूज किया जाता है? क्वालिटी कंट्रोल के लिए। यानी कोई फूड प्रोडक्ट्स वगैरह होता है तो उसमें जो क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं वहाँ पे मान लो उसकी जो भी क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक का, इस सैंपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला क्या कह रहा है कि एसेप्टिक सैंपलिंग। क्या भैया? एसेप्टिक सैंपलिंग, सड़न रोकने वाला नमूनाकरण। यानी जो चीज़ें सड़ जाते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो उनको जो रोकने वाला होता है वो एसेप्टिक सैंपलिंग होता है। इसमें क्या होता है बात कर लेते हैं हम। क्या हमारा बी ऑप्शन क्या कह रहा है? इसमें जो होता है प्रिवेंट, जो कंटामिनेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस सैंपलिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रिवेंट किसके लिए? लिखिएगा आ टेक्निक यूज टू, क्या भैया? यूज टू प्रिवेंट फूड कंटामिनेशन। फूड कंटामिनेशन यानी जो फूड होते हैं, फूड खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें जो कंटामिनेशन या जो दूषित हो जाते हैं उनको कैसे रोकथाम किया जाए, सड़न से उनको कैसे बचाया जाए। यानी जब वो सड़ते हैं तो उसमें माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके द्वारा जो उसमें सड़न होता है, डिकम्पोज, उनका क्या होता है, सड़न हो जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस कंटामिनेशन को जो दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा? तो इस सैंपलिंग का प्रयोग करके किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एट्रीब्यूट सैंपलिंग, मतलब गुण नमूनाकरण। इसकी उसके गुण क्या हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। एट्रीब्यूट में क्या आता है भैया? तो बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ये भी एक स्टैटिकल मेजरमेंट है और इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले जो होते हैं कुछ सैंपल, उनको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर, जिसका कोई मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इस सैंपलिंग के थ्रू। लिख लीजिएगा ये क्या है, ये भी क्या है, एक स्टैटिकल मेजरमेंट है। ठीक, यूज्ड इन, कहाँ पे यूज होता है? स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, यानी किसी भी फूड प्रोडक्ट्स का कोई क्वालिटी, स्पेशली उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टू डिटरमाइन, क्या भैया? टू टू क्या? सैंपल डिटरमाइन के लिए। यानी जो सैंपल होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जितने फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जब उनको सैंपलिंग की जाती है तो उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उसी को डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब किस सैंपल का? तो एट्रीब्यूट सैंपल का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं लास्ट की। क्या कह रहा है हमारा लास्ट? वेरिएबल सैंपलिंग यानी परिवर्तनीय नमूनाकरण हिंदी में जिसे कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या आता है आपका? ऑप्शन फोर्थ यानी कि डी नंबर। ठीक है, डी में क्या आता है आपका? तो ये भी क्या है भैया? एक स्टैटिकल सैंपलिंग मेथड है। क्या है? एक स्टैटिकल सैंपलिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, ये भी यूज किया जाता है, एस्टीमेट करता है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट करता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, क्या
न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा, ये भी क्या है, एक स्टैटिकल मेजरमेंट मेथड है। क्या है? मेथड है, स्टैटिकल मेजरमेंट मेथड है। यूज टू यानी यूज किसके लिए किया जाता है, तो यूज टू estimate, क्या, estimate दी न्यूमेरिकल मेजरमेंट। क्या भैया? न्यूमेरिकल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए? न्यूमेरिकल मेजरमेंट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हो गया आपका क्या, डॉलर वैल्यू हो गया। क्या हो गया? डॉलर वैल्यू हो गया। डॉलर वैल्यू के साथ साथ आपका अकाउंट रिसीवेबल हो गया। क्या हो गया भैया? अकाउंट रिसीवेबल हो गया। ठीक है, तो इसमें सब में क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। किसमें? आपके वेरिएबल सैंपल परिवर्तनीय नमूनाकरण। यहां बात कर रहा है सूक्ष्म जीव विज्ञान या उसके विश्लेषण से जुड़ी हुई बात कर रहा है, तो उसमें कौन सा आएगा, चलिए हम देख लेते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो हमने जैसे चर्चा किया, आप लोग देखें, तो चलिए ऑप्शन पे मूव कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। तो कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें एसेप्टिक सैंपलिंग यानी सड़न रोकने वाला नमूनाकरण। ठीक है, क्योंकि इसी में तो माइक्रोबियल की बात हो रही, बाकी तो किसी में हो नहीं रही है। अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, इलिमिनेट करते, तो आपको आंसर इजीली मिल जाता। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following comes under acceptance sampling। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के अंडर में कौन आता है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट सैंपलिंग की। क्या इसमें एट्रीब्यूट सैंपलिंग आता है, गुण नमूनाकरण, या फिर वेरिएबल सैंपलिंग आता है, इसमें परिवर्तनीय नमूनाकरण इसमें आता है। ठीक है, कौन सा आता है? या फिर आपका सी नंबर ऑफिशियल लीगल सैंपलिंग आता है, यानी आधिकारिक कानूनी नमूनाकरण। इसका मतलब ये होता है कि जो आप लीगली जांच होता है, मोस्टली होता तो सब पे लीगली है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि स्पेशली अगर कोई कार्य लीगली तरीके से हो रहा है, ठीक है, उसके परमिशन लेके हो रहा, कुछ होते चोरी चोरी हो जाते हैं, कुछ भी गाइडलाइन होती है लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि वही ये कह रहा है कि अगर बिल्कुल आप रूल के प्रति स्ट्रिक्ट हैं, रूल जो है उसके फॉलो अप कर रहे हैं प्रॉपर, तो उसमें होता क्या है कि आप परमिशन लेके अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या परमिशन लेके कोई काम कर रहे हैं इससे जुड़े हुए, तो वो क्या होता है आपका ऑफिशियल लीगल सैंपलिंग में आता है। अब बात करते हैं इसमें सही कौन सा है। ठीक है, बाकी ये सबके बारे में हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा जो है चर्चा करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें कौन सा है? इसमें जो आपका डी सही है। ठीक है, क्या भैया? डी सही है। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, डोंट वरी। डी सही मतलब ये सही है। ठीक है, बोथ 1 और 2 मतलब एट्रीब्यूट भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
सैंपल टेकन एज ए पार्ट ऑफ रूटीन इंस्पेक्शंस और सर्वे इज कॉल्ड। मतलब नियमित निरीक्षण या सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में लिया गया नमूना क्या कहलाता है। यानी आप कोई चीज रूटीन में कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई कार्य रूटीन में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है। उसके द्वारा अगर कोई का, अगर इसके प्रेफरेंस में बात करें तो ये कह रहा है अगर रूटीन में आपको इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो सैंपल लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन ए पर, क्या कहते हैं, प्राइमरी सैंपल। प्राथमिक नमूना का ये मतलब होता है, प्राइमरी सैंपल का मतलब ये होता है कि एक या दो बार सैंपल लिया गया, मतलब एक या एक से अधिक बार जो है सैंपल लिया गया है, एक या दो बार या तीन बार जो भी है, तो उसमें क्या आता है भैया, आपका प्राइमरी सैंपल आता है। क्या आता है, प्राइमरी सैंपल। लिखिएगा इसमें थोड़ा सा, सेट क्या ऑफ वन आर टू सैंपल, मतलब एक या दो बार सैंपल लिया गया है तो किसमें आपके आता है, प्राइमरी में आता है। बात करें वहीं सेकंड ऑप्शन की, इन्वेस्टिगेशन सैंपल, जांच सैंपल। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज सैंपल तो सब में लेते हैं, जांच करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली किसकी बात करें, इन्वेस्टिगेशन, मान लो सैंपल लिया गया है, ठीक है, लेबोरेटरी में क्या हो, सैंपल ले लिया गया, उसके बाद जब उस पर कोई इन्वेस्टिगेट होता है तो उसको क्या कहते हैं, जांच सैंपल कहते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन सैंपल कहा जाता है। फिर कह रहा है सर्विलांस सैंपल, निगरानी नमूना, यानी वो सैंपल लेने के बाद जिसपे क्या किया जाता है भैया, निगरानी किया जाता है। क्या किया जाता है, निगरानी किया जाता है। कैसे, सर्विलांस के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं, निगरानी नमूना कहते हैं। या फिर बात करें किसकी, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, प्रतिनिधि नमूना, मतलब क्या है, लेबोरेटरी से सैंपल लेने के बाद, ठीक है, उसपे जब कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है या फिर अपना जो प्रतिनिधि होता है उस पर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, देन उसके बाद जब उसको वेरीफाई किया जाता है, उस नमूने को लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। ठीक, हम बात कर लेते हैं इसमें सही कौन सा होने वाला है, यानी कि अगर रूटीन इंस्पेक्शन सारा चीज हो रहा है तो उसमें कौन सा सही आएगा। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो कौन सा आएगा भैया, सर्विलांस सैंपल, निगरानी नमूना आएगा। अगर आप रूटीन में करेंगे इंस्पेक्शन को, सर्वे करेंगे, एक नियमित तौर तरीके से करेंगे, तो आपके किस में आएगा, वो सर्विलांस सैंपल में आएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि imported food samples are sent to NABL as accredited laboratories when, मतलब आयातित खाद्य नमूने NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं जब, क्या जब, देख लेते हैं। यानी सबसे पहले तो मैं NABL के बारे में बात करेंगे, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बट थोड़ा सा फिर भी जान लेते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी भैया, NABL की, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, NABL का फुल फॉर्म नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग। क्या, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग। क्या भैया, बोर्ड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में फसाई के असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, किसमें, फसाई के असिस्टेंट एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग। ठीक है,
टेस्टिंग कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरीज, क्या कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और कि इसका काम क्या है। तो ये क्या करता है भैया, यानी है क्या ये, कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ, क्या बॉडी ऑफ QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या QCI का ये एक बॉडी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब ये क्वालिटी पे कार्य करता है, ठीक है, किस पे भैया, क्वालिटी पे ये काम करता है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ। तो क्या कह रहे हैं हमारे ऑप्शन, दी सैंपल्स आर मल्टीपल टाइम, मतलब नमूने एकाधिक समय के हैं, यानी अगर कोई सैंपल लिया गया है तो क्या वो मल्टीपल टाइम्स है, मल्टीपल टाइम्स लिए गए हैं, क्या ये सही होगा इसमें। या सेकेंड ऑप्शन की बात करें कि दी सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब एक बार अगर जांच हो चुकी है, जो है किसी सैंपल लिया जा चुका है, तो क्या वो दोबारा फिर लिया गया है या लिया जाएगा। नमूनों की जांच दूसरी बार की जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें, क्या कह रहा है, दी इंपोर्टर चैलेंजेस दी लैब रिपोर्ट्स, मतलब हिंदी में क्या है, आयातक लैब रिपोर्ट को चुनौती देता है। यानी जो हमारा क्वेश्चन है ये NABL क्या कह रहा है कि खाद्य नमूनों को जो आयातित होते हैं उनको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं, जब उसमें होता क्या है कि जो इंपोर्ट किए जाते हैं तब उनको जो NABL के द्वारा जो मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज हैं तब उनमें भेजा जाता है, उसमें कुछ क्वालिटी होती होगी, वही ये कह रहा है। डी ऑप्शन की बात करें, क्या कह रहा है कि दी सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम, यानी अगर कोई मान लो इंपोर्ट किया गया सैंपलिंग के लिए उसकी लेबोरेटरीज में जांच के लिए, तो क्या वह पहला बार होगा तभी उसको जांच किया जाएगा, भेजा जाएगा, या फिर मल्टीपल टाइम्स जांच हो चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है, तब उसको भेजा जाएगा, या फिर कह रहा है सैंपल आर टेस्टेड फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब एक बार हुआ है दूसरी बार जांच के लिए भेजा जाएगा उसमें अगर इंपोर्ट किया गया है, या फिर दी इम्पोर्टेड चैलेंजेस, क्या इम्पोर्टेड चैलेंजेस द लैब रिपोर्ट्स, यानी आयातक लैब रिपोर्ट को चुनौती देता है। यानी अगर कोई आ रहा है, कोई इंपोर्ट किया जा रहा है फूड प्रोडक्ट्स और उसको लेबोरेटरी में जाना है जांच के लिए, तो क्या उसको चुनौती देगा, ऐसा नहीं लगता। देन बात करें कि दी सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम, अगर कोई सैंपल फर्स्ट टाइम के लिए आता है, टेस्टेड के लिए फर्स्ट टाइम आता है, तो क्या वो सही होगा। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, बात कर लेते हैं कि सही कौन सा इसमें होगा। कौन सा भैया, बी ऑप्शन आपका सही है। कैसे सर, क्या इसमें आपका डी ऑप्शन है, क्या डी ऑप्शन सही है। यानी क्या कह रहा है, अगर कोई सैंपल फर्स्ट टाइम के लिए आता है जांच के लिए, सैंपलिंग के लिए, तो उसको भेजा जाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि फॉर सैम्पलिंग ऑफ फ्रोजन गुड्स व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलर इज सुटेबल फॉर इट, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कॉमन बेस क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जमे हुए माल होते हैं या फिर क्या गुड्स होते हैं, माल के नमूनों के लिए किस प्रकार का नमूना उपयुक्त है। यानी उसमें से अगर कोई जमा हुआ कोई प्रोडक्ट है, उसमें से हमें सैंपल लेना है, नमूना लेना है,
तो किस प्रकार से हम उस नमूने को लेंगे, चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं और बात कर लेते हैं। कह रहा डिपिंग वेसल्स, मतलब डुबकी लगाने वाले बर्तन में। मतलब क्या है भैया, अगर कोई जमा हुआ है तो क्या आप उसको बर्तन में डाल के उससे सैंपल लेंगे, या उसमें कुछ और लिक्विड पदार्थ डाल लें, लिक्विड मटेरियल डाल के उसमें उस प्रोडक्ट्स को डालेंगे जो जमा हुआ ऑलरेडी, देन उसमें से क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। क्या ऐसा होता है? मे बी। बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस सैंपलिंग स्वीकृत नमूनाकरण, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। या फिर कह रहा है सैंपलिंग स्कूप्स, मतलब नमूना स्कूप। स्कूप का मतलब आप जैसे स्पून जो चम्मच, वो तो अलग चीज हो गया। आप वो ऐसे समझिए कि मान लो कोई पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, या फिर ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, उसमें जो सैंपल उसका लिया जाता है, चाहे वो स्पून हो गया या फिर छोटी छोटी ऐसे पाइप टाइप की आती हैं, उससे जब लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सैंपलिंग स्कूप्स कहते हैं। ठीक है, नमूना स्कूप कहते हैं। ठीक है भैया, इसमें आपका जैसे पाउडर वगैरह हो गया, क्या पाउडर या फिर ग्रेनुअल्स, अगर इस टाइप से कोई सैंपलिंग लेना है तो जो है इससे लिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है हैंड ड्रिल सैंपल, मतलब हाथ से ड्रिल किए गए नमूने। अगर कोई चीज जम गया है, ठीक है, क्या हो गया है, जम गया है या फिर फ्रोजन हो गया है, तो क्या उसे हम ड्रिल करेंगे तब उसे सैंपल लेंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई चीज जमा है तो उसे ड्रिल करना पड़ेगा, मे भी हो सकता है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें सही क्या है। ठीक है, क्या है भैया, इसमें सही क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या है इसमें, डी ऑप्शन सही है, हैंड ड्रिल सैंपल, इसका प्रयोग करेंगे अगर वो जमा हुआ है, और उससे क्या करेंगे, हम सैंपल को लेंगे। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर की। तो उनके लिए हमारा एग्रीकल्चर जीके कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कंप्लीट कोर्स एक लेकर आया है। चलिए जान लेते हैं इस कोर्स में फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो बात करें वहीं पे कोर्स के फीचर्स की, तो इसमें वीडियो लेसन के माध्यम से क्या किया जाएगा भैया, कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम, मतलब जो एग्जाम का सिलेबस होगा, आपका जो एग्जाम होने वाला उसका जो सिलेबस होगा उसको वीडियो लेसन के माध्यम से A to Z कवर किया जाएगा। ठीक है, नहीं बात कर लेते हैं किसकी, क्लास नोट्स प्रिंटेबल, मतलब जो आपको क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं भैया फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, किसकी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसमें जो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारे एक्सपर्ट के द्वारा क्या किया गया, डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। इससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, कितनी लैग कर रहे हैं आप, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगला पॉइंट, कह रहा ई बुक फॉर एग्जाम प्रिंटेबल, मतलब इसमें आपको ई बुक मिलेगा जिसको क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट करवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। या क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हैं, उसका लेवल क्या होता है, उसका लैंग्वेज क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में आपको क्या है भैया, आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को आप बाय करने के लिए क्या करें, फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लें और क्या कर सकते हैं, इसे आप बाय कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। या फिर आप
इस चैनल के मेन जो ये दिया गया है आपको ऑफिशियल वेबसाइट एग्रीकल्चर एंड जीके का, इसमें भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। या फिर क्या करें, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर एंड जीके के नाम से सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर लें, तो विजिट करें और इसे क्या करें, फटाफट इनरोल कर लें, अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, बूस्ट करें। यदि आपने सपना देख रखा है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का, तो आपको देर नहीं करना है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो एक मिनिमम प्राइस आपके लिए रखी गई है आपके एग्जाम को देखते हुए। एक अफोर्डेबल प्राइस है, क्या भैया अफोर्डेबल प्राइस है 3199। अगर देखा जाए एग्जाम के लेवल के हिसाब से तो बिल्कुल मिनिमम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। हर एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसे अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को देर नहीं करनी है, फटाफट क्या करें, इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, मजबूत बनाएं, ठीक है। और अपकमिंग एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था कोर्स से रिलेटेड जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 कि सोनोवाल सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन सैम्पलिंग से हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपके जो फसा एग्जाम होता है उसमें एक यूनिट सैम्पलिंग का भी दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग लॉ वगैरह पढ़ रहे थे, हमने सभी चीज़ों को मैंने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर किया उसमें 10-11 लेक्चर में। आज हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, स्नोबॉल नमूनाकरण तकनीकी किस श्रेणी में आता है, ठीक है, किस श्रेणी में भैया आता है। बात कर लेते हैं ये होता क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग होता क्या है। क्या स्नोबॉल सैंपलिंग होता क्या है, तो ये जैसे मान लो कहीं पे कोई रिसर्च हो रहा है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, तो उसमें से जो सैंपल लिया जाता है किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। यानी जो रिसर्च से जुड़ा होता है, रिसर्च जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है, यानी किससे जुड़ा होता है भैया, रिसर्च से जुड़ा होता है। उसमें जो आइडेंटिफाई किया जाता है किसको, एक पोटेंशियल सब्जेक्ट को, एक पोटेंशियल पॉइंट को, उसको क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सब्जेक्ट। क्या इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है एक पोटेंशियल सब्जेक्ट को, एक पोटेंशियल पॉइंट को, उसी को क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। वही बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या संभाव्यता नमूनाकरण। शब्द से यानी वर्ड से ही क्लियर है भैया कि क्या होता है इसमें, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस वाला सिस्टम है। अगर कोई हम सैंपलिंग ले रहे हैं तो मे बी वो सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ये होता क्या है, जैसा इसको और क्या कहते हैं, तो सिंपल रैंडम, क्या भैया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है। साथ ही साथ क्या और क्या कहा जाता है, तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी इसे कहा जाता है। वहीं पे बात करें तो क्लस्टर सैंपलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लस्टर सैंपलिंग भी इसे कहा जाता है। ये कई नाम है इसके, और एग्जाम में किसी भी नाम से ये पूछ सकता है। कौन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, मतलब गैर संभावित नमूना, मतलब यहाँ संभावित था, यहाँ गैर संभावित है, ठीक है, जिनमें कोई संभावनाएं ना के बराबर हों।
इसमें तो हो भी सकता कि अगर हम सैम्पलिंग ले रहे हैं तो मे बी वो सही हो, मे बी गलत हो, बट इसमें कोई प्रोबेबिलिटी चांसेस नहीं होती, कोई संभावित नहीं होती कि ये सही होगा ही होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग की अभी हमने चर्चा की, किसको, प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं, ऑलरेडी इसी में आता है, इसी का ये पार्ट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट अलग भी आता है, अगर स्पेशली रैंडम सैम्पलिंग ही पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लिखिएगा एक लाइन कि ये एक स्पेसिफिक, क्या है भैया, एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या, मार्केट सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट से ये जुड़ा हुआ है। जस्ट एक मिनट, ये क्या कह रहा है, सॉरी हमने क्या किया थोड़ा सा, ये कह रहा है डू नॉट, क्या भैया, डू नॉट, क्योंकि रैंडम जो चीजें होती हैं उसका तो कोई स्पेशलिटी हो भी नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रैंडम अचानक चीजें सडनली हो रही हैं तो उसका तो कोई स्पेशलिटी नहीं हो सकता, मे बी वो सही हो, मे बी वो गलत हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहा था कि डू नॉट स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट, मतलब ऐसे किसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट से नहीं जुड़ा है। ठीक है, कहाँ कोई दिक्कत हो या कुछ वहां पे जैसे जांच के बाद कुछ वहां मिले या ना मिले, क्योंकि रैंडम चीजें हैं तो कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं किसकी, अगले पॉइंट की, क्वाटा सैंपलिंग। ये क्या होता है, क्वाटा सैंपलिंग में क्या होता है, तो इसमें चूज किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल विद द सर्टेन अनसर्टेन, क्या, इसमें जो होता है चूज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यानी इसमें जो सैंपलिंग ली जाती है वो एक ग्रुपिंग में ली जाती है। ठीक है, किसमें, क्वाटा सैंपलिंग में। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ कि इसमें कौन सा सही होने वाला है। क्या है, इसमें बी सही है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, गैर संभावित नमूना। ठीक है, क्या है भैया, गैर संभावित नमूना। स्नोबॉल नमूनाकरण तकनीकी किस श्रेणी में आता है, तो इसी में आता है, स्नोबॉल सैंपलिंग जो है इसी में आता है, क्योंकि उसमें भी क्या है, रैंडम लगा हुआ है, तो इसी में आएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज, मतलब गुणवत्ता आश्वासन का मुख्य उद्देश्य है। क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी से हमारा जो मेन एम हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, वो क्या हो सकता है। ठीक है, बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, प्रूफ ऑफ फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब उत्पाद की फिटनेस का प्रमाण। यानी जो प्रोडक्ट्स होता है क्या उसका कोई प्रमाण होना चाहिए, फूड मतलब जो है क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें जो हैं क्वालिटी में बिल्कुल सही है, इनकी क्वालिटी जो है बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, बिल्कुल ये सही हो सकता है, इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की गुणवत्ता का निरीक्षण। हाँ जी, बिल्कुल सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है कि जो निरीक्षण है, क्या है, इंस्पेक्शन है किसी भी फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का, वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, जरूरी होती है, उसे करना जरूरी होता ताकि हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए वो समस्या या प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, में भी बात करते हैं किसकी,
ऑप्शन सी की क्या कह रहा, क्वालिटी कन्फर्मेंस। क्या, क्वालिटी कन्फर्मेंस मतलब गुणवत्ता अनुरूपता। इसमें क्या हो सकती है भैया कि जो क्वालिटी होता है वो क्या उसके अनुरूप हो सकता है, में भी हो सकता, नहीं हो सकता पता नहीं। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि। यानी जो कस्टमर होता है अगर उसे कोई फूड प्रोडक्ट्स लेना है, यूज करना, कंज्यूम करना है तो उसकी क्वालिटी को देखेगा। अब हमें देखना क्या ये है कि वो क्या उससे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई कोई भी जो कस्टमर होता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूव करेंगे हम किस पे भैया, ऑप्शन की तरफ, अपने आंसर की तरफ। क्या सही है इसमें, कौन सा है, ये सही। यानी प्रूफ ऑफ फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी हर कोई प्रूफ मांगता, क्या प्रूफ है किसका ये सही है, तो क्या होता है हर जगह प्रूफ ही मांगा जाता। क्या प्रूफ है बताओ कि इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इसमें क्या सही है, प्रूफ ऑफ फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क इज जज्ड बाई, यानी दूध की उष्मा स्थिरता का आकलन निम्न द्वारा किया जाता है। जो मिल्क होता है उसकी जो हीट स्टेबिलिटी होती है, उसकी जो उष्मा होती है, उसकी स्थिरता होती है, तो उसको कैसे जज किया जाता है, किसके द्वारा, क्या फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा किया जाता है, यानी हिमांक के द्वारा, मतलब जिस टेम्परेचर पे क्या होता है दूध जम जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी मान, इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो कितना होता है भैया, -0.55 होता है। क्या, 55 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर बात करें एवरेज की, किसकी, एवरेज की, तो एवरेज में कितना होता है, -0.532 -0.56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या 0.56 डिग्री सेल्सियस, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किसका, मिल्क का, किसका भैया, मिल्क का, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, सीओबी। क्या, सीओबी एक टेस्ट होता है, सीओबी टेस्ट की बात कर लें, ये क्या होता है तो इसको क्या कहते हैं फुल फॉर्म में, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्या, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, ठीक, क्या, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। इसमें क्या किया जाता है कि जो वार्म की स्टेबिलिटी होती है मिल्क में, उसको किसी प्रोसेसिंग के थ्रू क्या किया जाता है, जज किया जाता है, ठीक है, किसी प्रोसेसिंग के थ्रू जज किया जाता है। लिख लीजिएगा, वार्म स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क जज बाई प्रोसेसिंग। क्या भैया, प्रोसेसिंग, ठीक है। या फिर किसके द्वारा, नेक्स्ट की बात करें तो MBRT लिखा हुआ है, ये क्या होता है, MBRT, यानी MBRT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है MBRT का, वो होता है मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन। क्या, मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन,
क्या, मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या दिया, क्या होता है, यानी एमबीआरटी में क्या होता है, ये क्या कहता है, तो एमबीआरटी का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये एक क्विक मेथड है। क्या है, एक क्विक मेथड है असेसमेंट के लिए। किसके असेसमेंट के लिए क्विक मेथड है, तो किसके लिए, जो माइक्रोबियल क्वालिटी होती है उनकी असेसमेंट के लिए ये क्या है, एक क्विक मेथड है। ठीक है, इसके भैया माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये क्या है, एक क्विक मेथड है, मेथड ऑफ मेथड असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। यानी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उसका एक क्या है, एक क्विक मेथड असेसमेंट है, एमवीआरटी। ठीक, बात कर लेते हैं लैक्टोमीटर की। तो ये क्या करता है, लैक्टोमीटर जो डेंसिटी होती है और दूध में जो प्योरिटी होती है उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। ठीक है, क्या करता है भैया, ये मेजर करता है, चेक करता है प्योरिटी को मिल्क ऑफ मेजरिंग डेंसिटी। क्या करता है, ये चेक ऑफ प्योरिटी, इन जो डेंसिटी के द्वारा जो मेजर किया जाता है दूध का, क्या डेंसिटी जो मेजर किया जाता है उसके थ्रू उसकी प्योरिटी को भी चेक किया जाता है। किसके, दूध के प्योरिटी। यहाँ अब एक्टिविटी के साथ और क्या लिख लें भैया, पास्चुराइजेशन भी लिख लें। क्या, पास्चुराइजेशन। यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्योरिटी जो होता है ऑफ मिल्क बाई मेजरिंग ऑफ डेंसिटी। ठीक है, यानी जो मेजर डेंसिटी होता है उसके जब मेजर किया जाता है तो उसके थ्रू क्या होता है, ये प्योरिटी को भी यहाँ पे चेक किया जाता है। उम्मीद करते हैं लैक्टोमीटर, एमवीआरटी, सीओबी और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़ेंगे हम अपने आंसर की तरफ कि इसमें कौन सा सही होगा। तो हीट स्टेबिलिटी को क्या करता है भैया, जज किया जाता है। तो सीओबी के द्वारा इसको जो है जज किया जाता है, उसी में वार्म स्टेबिलिटी लिखा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल कंटामिनेशन इन फूड्स। यानी डिटरमाइंड किया जाता है जो हैवी मेटल कंटामिनेशन होता है फूड्स में कैसे किया जाता है, यानी इसका उपयोग भोजन में भारी धातु संदूषण के निर्धारण के लिए किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब वैद्युत कण संचलन हिंदी में जिसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या करता है भैया, मॉनिटर करता है वेरियस इन प्रोटीन इन काउ मिल्क। क्या करता है ये, मॉनिटर वेरियस प्रोटीन इन काउ मिल्क। ठीक, ये वेरीज लिखा है, वेरियस नहीं, क्या, वेरीज। यानी जो काउ मिल्क में प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, ये मॉनिटर करता है।
कौन? इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सरे डिफरेंशिएशन, मतलब एक्सरे विवर्तन की बात कर लेते हैं। ये क्या करता है? तो लिखिएगा एक लाइन इसके बारे में भी। ये क्या करता है आपका? एक्सरे क्या करता है भैया? ये एनालाइज करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क क्या करता है? ये एनालाइज करता है। ठीक, यानी एनालिसिस करता है किसका? केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क। केमिकल का कंपोजिशन मिल्क में कितना, उसको क्या करता है? ये एनालाइज करता है। बात करें किसकी? एलिजा टेस्ट। ये क्या होता है? ये सबको पता है क्या होता है ये। एलिजा टेस्ट की बात करें तो इसके अगर ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है? तो एंटीबॉडीज इन द ब्लड, यानी ब्लड में जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करता है किसको? एंटीबॉडीज इन ब्लड। ठीक है, एंटीबॉडीज इन ब्लड। फुल फॉर्म की अगर बात कर लें तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लिखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। क्या? इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक है, क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से होता है। ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज इन ब्लड में, जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है ब्लड में। अगला हमारा लास्ट ऑप्शन है, कह रहा इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी प्रेरक रूप से युग्मित प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये क्या होता है? चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी कि ये क्या करता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है किसको भैया? आइडेंटिफाई ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है। कौन? इंडक्टिवली कपलिंग प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसको आईसीपी भी कहते हैं। क्या? आईसीपी भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आईसीपी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। हमने इसलिए एक एक लाइन लिखा है ताकि जो मेन पॉइंट हो वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ कि इसमें सही कौन सा है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, मतलब वही आईसीपी सही है। क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, किसको? एलिमेंट्स को। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, टोटल अस कंटेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, कुल राख सामग्री इस पर जानकारी प्रदान करती है। किस पर? यानी जो राख होता है, जैसे मान लो आपकी ऊड होती है, लकड़ी होती है, जलने के बाद जब राख बनता है, या जो डंग होता है वो सूखने के बाद अगर लोग जला देते हैं तो उससे राख बनता है। पत्तियां होती हैं, लीफ होते हैं, उनसे भी राख बन जाता है। तो उसमें भी क्या होते हैं भैया? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सब कुछ उसमें भी पाया जाता है। बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, साल्ट कंटेंट। क्या नमक की मात्रा की जानकारी देता है, यानी साल्ट कंटेंट की जानकारी देता है? जी बिल्कुल हो सकता है उसमें साल्ट कंटेंट भी हो। ठीक है, या फिर मिनरल कंटेंट यानी खनिज सामग्री की जानकारी देता है? जी बिल्कुल हो सकता है।
या फिर सिलिशियस मैटर यानी रेशमी पदार्थ। जी बिल्कुल हो सकता है, रेशमी पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं हो सकता। या फिर ऑल ऑफ एबव यानी ऊपर के सभी। इसमें कौन सा सही होता है? तो जलने के बाद इसमें आपके क्या सही हो सकता है? चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं और देख लेते हैं क्या सही है। तो क्या सही है? ऑल ऑफ एबव यानी सभी इसमें जो है सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ये हमारे फूड टेक स्कॉलर्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे क्या करें, आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, कोई अपडेट हो तो आपको वहाँ पे अपडेट टू डे अपडेट मिलता रहे। या फिर जो यहाँ पे PDF है वहाँ पे उसको डाला जाता है, तो इसके लिए आप ज्वाइन करें और आपको प्रॉपर PDF वगैरह मिलता रहेगा। पर डे वहाँ क्विज पड़ती है, वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट फीडबैक जरूर दिया करें, क्लास कैसी होती है, क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर कहीं कोई लैक है तो उसको हम पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे, सही करने का प्रयास करें। साथ ही साथ क्या करें भैया, लाइक भी किया करें, ये हमारे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एज ए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो उसे लाइक जरूर किया करें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आए हुई। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास। जय हिंद, जय भारत।